हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण की विधियां, जिसमें हमारी सबसे पहली विधि है किंडरगार्टन विधि। कहीं कहीं इस विधि को जो है किंडरगार्टन भी कहा जाता है ना। जो इसके प्रतिपादन है या जिसने इस विधि का प्रतिपादक किया है वो है फ्रोबेल, जर्मनी के। किंडर जो है जर्मन भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो हुआ है वो जर्मनी में हुआ है ना। कहाँ हुआ है? जो इसका प्रयोग हुआ है वो हुआ है जर्मन में। और इस विधि के जो अन्य नाम हैं वे हैं पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, शिशु शिक्षा, है ना। ये इस विधि के अन्य नाम है और ये विधि जो है वो खेल पर आधारित है। तो फ्रोबेल महोदय ने जो है ना जो किंडर है इन्हें इसे जो है बाघ की संज्ञा दी है और गार्डन को दी है बाघ की संज्ञा, है ना। मतलब फ्रोबेल ने जो कहा है किंडर को पौधा कहा है और गार्डन को बाग कहा है, जिसका अर्थ है बच्चों का उद्यान या बालकों का बगीचा। और फ्रोबेल ने जो है पौधों की तुलना बालक से तथा माली की तुलना एक शिक्षक से की है। जो फ्रोबेल महोदय हैं इन्होंने पौधे की तुलना एक बच्चे से और जो है माली की तुलना एक शिक्षक से की है ना। फ्रोबेल जो है ये शैक्षणिक खिलौनों के विकास मतलब जनक भी माने जाते हैं, है ना। फ्रोबेल ने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया है। प्लीज़ आप एक जब भी वीडियो देखा करें तो एक कॉपी और पेन जरूर ले लें, क्योंकि इसमें जो कुछ बातें होती हैं तो उसे आप जो है इम्पोर्टेंट बात होती हैं उन्हें आप नोट कर लिया करें, ठीक है। तो इस विधि में जो है ना शिक्षक सहायक सामग्री जो होती है, शिक्षक सहायक सामग्री होती है उपहार, है ना। उपहार से मतलब है मतलब इसमें जो है ना बच्चों को प्रथम उपहार गेंदों का उपहार है। इसमें इस शिक्षण सहायक सामग्री में प्रथम उपहार जो है वो गेंदों का उपहार है। उसमें होता क्या है, उसमें एक डिब्बे में 6 रंग बिरंगी गेंदें डाल दी जाती हैं। बच्चा उन्हें जो है मतलब उस डिब्बे से उछाल उछाल के खेलता है, उस डिब्बे के अंदर उछाल उछाल के। तो जब वो खेलता है तो इस मतलब गेंद के खेल का जो उद्देश्य है वो बच्चे को मतलब रंगों का और गति का और दिशा आदि का ज्ञान कराना है इस खेल का, है ना। प्रथम उपहार का मतलब जो है बच्चे को रंगों और गति और दिशा का ज्ञान करवाना है। गेंद को उछालते हुए बच्चे एक गीत भी गाते हैं जिसे फ्रोबेल महोदय ने ही लिखा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इस विधि से 3 से 7 वर्ष के प्राथमिक बालकों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। चलिए इसमें एक उपहार और देख लीजिए। इसमें एक उपहार हो रहा है दूसरा उपहार, जिसे बोलते हैं दूसरा उपहार। इसमें कई उपहार हैं, मुझे लगता है 7 पता नहीं 8 उपहार हैं, है ना। वो इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये देख लीजिए फिर भी। दूसरा उपहार इसमें जो है वो 3 चीज़ें होती हैं और एक गोलाकार बॉल टाइप होती है, एक त्रिकोण होता है त्रिभुज और एक बेलनकार, और वो भी एक डिब्बे में ही रखी हुई होती हैं, है ना। बच्चा उनसे खेलते हुए जो है उनकी भिन्नता पे मतलब उन्हें गौर से देखता है, उनका निरीक्षण करता है ना कि गोल चीज़ जो है वो तो घूमती है नीचे गिरने पर, और त्रिकोण चीज़ जो है वो खड़ी भी हो जाती है, और बेलनाकार जो है वो खड़ी भी हो जाती है और घूमती भी है। बेलन में यानी बेलनाकार चीज़ में दोनों के गुण हैं, है ना। तो ये इसके उपहार हैं। और केजी और यूकेजी में महिला शिक्षक होनी चाहिए और एक अन्य सहायिका भी होनी चाहिए। सहायिका का कार्य जो है वो है बालकों के अभिभावकों से जानकारी प्राप्त करके उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, मतलब वे और बच्चों से किन किन बातों में भिन्न है ना, वो उस चीज़ को समझना। और इस विधि में जो है ना किंडरगार्टन विधि में जो शिक्षण दिया जाता है वो गीत के और खेल के माध्यम से दिया जाता है। गति हाव भाव का इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है और रचनात्मक तरीके से इसमें शिक्षण दिया जाता है। वर्तमान प्ले स्कूल जो है ना इन्हीं 3 विधियों पर आधारित है, इन वाली तीनों विधियों पर, ठीक है। इन तीनों विधियों पर आधारित हैं वर्तमान प्ले स्कूल जो चल रहे हैं आजकल किंडरगार्टन विधि पर। अब अगली विधि है हमारी मोंटेसरी विधि, है ना। इसकी जो प्रतिपादक है इटली निवासी मोरिया मोंटेसरी है इसकी प्रतिपादक, और ये पहली महिला डॉक्टर भी हैं इटली की। इन्हें प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है मोंटेसरी महोदय को। इस विधि के अन्य नाम है बालघर या बचपन का घर, ठीक है ना। इस विधि के अन्य नाम है बालघर या बचपन का घर।
इस विधि में जो है भी मतलब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षण दिया जाता है ना। मतलब जो इस विधि से पढ़ाते हैं जो बच्चों को, वो 3 से 6 वर्ष की आयु तक होते हैं। ये विधि उन पर ही उपयुक्त है, अन्यथा बड़े बच्चों पर ये उपयुक्त नहीं आती। इस विधि के मतलब इस विधि में भी जो है शिक्षा जो दी जाती है वो खेल के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है। और अब देख लीजिए मोंटेसरी स्कूल किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। इसमें जो है एक पाठशाला में एक भवन होता है, जिसमें बाल भवन में एक बड़ा कमरा और छोटे छोटे कई सारे कमरे भी होते हैं। और यह जो बड़ा कमरा होता है इसमें सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री उपस्थित होती हैं। और जबकि छोटे छोटे जो कमरे हैं इसमें बालकों के विश्राम से भोजन आदि की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही बालकों के खेल कूद के लिए बगीचा भी उपलब्ध होता है। और ये जो भवन है और जो बगीचा है ना, इसकी जो साफ सफाई आदि का कार्य करते हैं ना, वे बालक अपने हाथ से करते हैं, है ना। इसी को मोंटेसरी पाठशाला कहा जाता है। ठीक। यह विधि जो है वो मानसिक विकलांग या मंदबुद्धि बालकों को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोंटेसरी विधि जो है मानसिक विकलांग या मंदबुद्धि बालकों को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई थी। इसमें जो सहायक सामग्री होती है वो है प्रबोधक प्रशिक्षण। वे शिक्षण सामग्री जिनका प्रयोग बालक अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, अर्थात बालक जिनको पहले से जानता है ना, वो होती है प्रबोधक प्रशिक्षण, इसे कहते हैं। और शिक्षण पद्धति क्या है, मतलब शिक्षक उनकी ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण करे कि वे मतलब कितना काम कर रही हैं और किस तरह से काम कर रही हैं, है ना। ये होता है ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण करना। ये रहा देखो कि क्या बालक इसका सही प्रयोग कर रहा है, मतलब अपनी ज्ञान इंद्रियों का सही प्रयोग कर रहा है या नहीं, इसके जानने के बाद ही उसे प्रशिक्षण देना है कि बालक अपनी ज्ञान इंद्रियों का सही प्रयोग करे। मतलब बॉल को वो सही पकड़ रहा है या नहीं, है ना, इस तरह से मतलब उसके हाथ पैर सही काम कर रहे हैं नहीं, तो मतलब जितनी भी उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं, और ज्ञान इंद्रियां हमारी 5 होती हैं जैसा बताया ना, त्वचा, सूंघने की क्षमता, तो इन ये सभी ज्ञान इंद्रियां उसका सही तरह से मतलब काम कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही है, बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, तो उसका मतलब उसे इसी चीज़ का शिक्षण देना, मतलब इसी चीज़ की जानकारी देना, है ना, इसे बोलते हैं ज्ञान इंद्रियों का सही प्रयोग करवाना। और इसके बाद होता है कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण। जब वह ज्ञानेंद्रियों का सही प्रयोग करना सीख ले तो उसके बाद उनकी जो है कर्मेंद्रियों का परीक्षण करें। जब ज्ञानेंद्रियों का सही प्रयोग करना सीख ले बच्चा, तो उसके बाद उनकी कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण करें, मतलब एक अध्यापक को। जैसे अभी बताया ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण, ज्ञान इंद्रिय में मतलब एक तरह से समझिए, इसमें जो सबसे पहले स्पर्श और श्रवण, मतलब छूना और सुनना, ज्ञान इंद्रियों को शिक्षित करना सिखाया जाता है। बाद में सभी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग सिखाया जाता है। और इसमें पहले लिखना फिर पढ़ना सिखाया जाता है। और ये सभी बच्चों पर लागू होता है कि पहले पढ़ना सीखेगा, पहले लिखना सीखेगा बच्चा, फिर पढ़ना सीखेगा। और जब ये ज्ञान इंद्रियां सही तरह से काम करने लगे तो फिर हम अपनी इनकी जो है कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण करेंगे। कर्मेंद्रियां जो होती हैं, मतलब जैसे हम किसी काम को करने के लिए अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं ना, वह हमारी जो है कर्मेंद्रियां होती हैं। तो ऐसे बालक अपनी कर्मेंद्रियों का कितना उपयोग कर पा रहे हैं, ये जानने के बाद शिक्षक को ऐसे बालक की कर्मेंद्रियों के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए, है ना। और प्रशिक्षित कैसे करते हैं, मतलब उन्हें नल खोलने के लिए, बंद करना, रंग भरना, ये सब चीज़ सिखाना। तो इससे जो है उनकी कर्मेंद्रियों का विकास होगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे। पढ़ना, लिखना व अंकित क्षमता। कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करने के बाद समाज में जीवन जीने के लिए समाज स्तर पर उन्हें पढ़ना, लिखना और अंकित क्षमता को पहचानने की क्षमता का शिक्षक को विकास करना चाहिए। अंकित क्षमता से मतलब है जैसे 1 के, 5 के, 10 के सिक्कों को पहचानने की क्षमता का विकास कराना, मतलब उन्हें बच्चों को, है ना। ठीक है। और ये जो विधि है ना, इस पद्धति में जो है मतलब बच्चों का स्वराज होता है। इसमें शिष्या मतलब जो शिशु होते हैं उनको क्रिया करने की पूरी आज़ादी होती है। वे कुछ भी तोड़ फोड़ करें, कुछ भी करें, पर उन्हें किसी भी प्रकार का मतलब कोई जो है दंड नहीं दिया जाएगा, है ना। और जो है इस विधि में कोई पाठ्यक्रम भी नहीं होता है कि कोई निश्चित पाठ्यक्रम हो, है ना। इस विधि में बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें जो नोट कर लेना।
सामाजिक प्रशिक्षण, ऐसे बालकों को सामाजिक प्रशिक्षण देना चाहिए। पर सामाजिक प्रशिक्षण दो तरह से दिया जाता है, एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण, दूसरा सामूहिक प्रशिक्षण। तो देखो व्यक्तिगत जो प्रशिक्षण है वो मतलब मतलब ऐसे बच्चों को अकेले कमरे में ले जाना चाहिए, वह सजा हुआ हो, कमरे की दीवारों पर चित्र लगे होने चाहिए तथा दीवारों में समान मतलब जैसे बताएं, जैसे जो कमरे की दीवारें हैं उन पे जो है चारों तरफ जो अच्छे अच्छे चित्र लगे होने चाहिए, कमरों को व्यवस्थित करने वाले चित्र लगे होने चाहिए, है ना। और कमरे में समान अस्त व्यस्त होना चाहिए, ध्यान रखना, कमरे में समान अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरा होना चाहिए। और मतलब शिक्षक को चाहिए कि वह फिर बालक के व्यवहार को प्रेरित करे कि वो उस चित्र को देखकर उस चित्र का अवलोकन करे बच्चा, और उस चित्र को देखकर कमरे को फिर व्यवस्थित करे, मतलब चीज़ें जो सही जगह पर रखे, है ना। ये होता है व्यक्तिगत प्रशिक्षण। अब चलते हैं अगली तरफ, सामूहिक प्रशिक्षण। सामूहिक प्रशिक्षण में जो है मतलब जब बालक को व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जाए फिर से बालक को उसी कमरे में लाना चाहिए, केवल उसी को नहीं बल्कि सभी बालकों को, मतलब जिसे भी व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जा चुका है उन सभी को एक साथ लाके उसी कमरे में लाना चाहिए जो बच्चे व्यक्तिगत प्रशिक्षण ले चुके हैं, है ना। और शिक्षक का जो मुख्य बिंदु होना चाहिए वो सभी को मतलब सभी आपस में सौहार्दपूर्ण रहें, संबंध बनाए, मतलब अच्छे संबंध हों आपस में एक दूसरे के साथ, है ना, मित्र भाव से रहें सभी बच्चे। तो इस कमरे के मतलब और जो कमरा अस्त व्यस्त है अब एक दूसरे के सहयोग से कमरे को व्यवस्थित करें, इसका विकास शिक्षक को करना चाहिए। ये विधि यहाँ खत्म हुई। अब चलते हैं अगली विधि पे, इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है किलपैट्रिक, है ना। प्रयोजन विधि का जो अर्थ है कोई निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालकों को उनके वास्तविक परिस्थितियों में रखकर समस्या समाधान करने के लिए जिस विधि के अंतर्गत दिया जाता है उसे हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि का जो वर्गीकरण है वो छात्र संख्या के आधार पर दो तरह से किया जाता है, एक तो व्यक्तिगत, दूसरा है सामूहिक। व्यक्तिगत जो होता है हर छात्र को अलग अलग दिया जाता है और सामूहिक कई छात्र को एक साथ दिया जाता है। इसका जो है और जो है उद्देश्य के आधार पर किसी भौतिक या वस्तुगत सामान के निर्माण संबंधी योजना बनाना, किसी विशेष अधिगम हेतु योजना, किसी विशेष प्रकरण मतलब किसी विशेष पाठ को जो हम पढ़ाते हैं उसके लिए जो हम योजना बनाते हैं कि बालक के वास्तविक परिस्थितियों में उसे सीखने का कार्य करते हैं, ऐसी योजना बनानी चाहिए कि बालक उसे वास्तविक परिस्थितियों से के साथ जोड़कर आसानी से सीख सके। मानसिक या समस्यात्मक योजना, कोई बच्चा बौद्धिक रूप से कमजोर है, कम मानसिक आयु का बालक है, मतलब कोई बच्चा जो है 70 बुद्धि लाब्धि का है, कोई 120 IQ का है, बुद्धि लाब्धि का है, तो ये सब जो होते हैं ये मतलब कम बुद्धि वाले, थोड़ा सा मतलब कम मानसिक आयु होती है इनकी, है ना। तो जो ये बालक है ऐसे बालक की समस्या का समाधान उसकी वास्तविक परिस्थितियों में रहकर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट विधि के जो पद हैं शिक्षक इस विधि को कैसे संपन्न करेगा ये देख लीजिए, है ना। इसके जो कई सारे पद हैं, पहला पद है इसका प्रयोजनशीलता। निश्चित प्रयोजन का सिद्धांत, शिक्षक बालक को स्पष्ट समस्या दे, समस्या मतलब प्रश्न दे, है ना। जो भी प्रश्न होता है वो मनोविज्ञान में समस्या होता है और समस्या को हम उद्दीपक कहते हैं, है ना। जब कोई उद्दीपक होगा अगर वो सकारात्मक होगा तो उसके प्रति होने वाली क्रिया भी क्या होगी, सकारात्मक अनुक्रिया होगी, ठीक है। SR ठार्नाक का जो सिद्धांत था, समझे। तो शिक्षक बालक को स्पष्ट समस्या या प्रश्न, मतलब समस्या से मतलब है प्रश्न दे, है ना। और इसके बाद आता है स्वक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या है, शिक्षक बालक को ऐसी समस्या या ऐसा प्रश्न दे और उसकी ऐसी व्याख्या करे कि बालक खुद ही उस प्रश्न का समाधान मतलब उस समस्या का समाधान करने के लिए खुद ही अंदर से प्रेरित हो, ठीक है। अगला है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत में क्या है, बालक को यह बताना मतलब एक शिक्षक को बालक को यह बताना चाहिए कि समस्या और उसके दैनिक जीवन मतलब जो उसका
भविष्य है और जो वर्तमान चल रहा है, वो समस्या उसके जीवन में कितनी उपयोगी है, वर्तमान में व भविष्य में कितनी उपयोगी होने वाली है ना, ताकि वो उसे समस्या को हल करने के लिए, उसको समस्या का समाधान करने के लिए और ज़्यादा अंदर से तत्पर हो। सह संबंध का सिद्धांत, इसमें क्या है, शिक्षक को जो है ना मतलब जो समस्या वो ऐसी देनी चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो। अगर वो समस्या बालक के जीवन से संबंधित होगी तो बालक उसको करने के लिए, मतलब कहने का मतलब है जो उसके जीवन से जुड़ी होगी या उसे वास्तविक परिस्थितियों में रखकर समस्या हल करने को कहेंगे तो वो उसे करने में अधिक रुचि लेगा और अंदर से भी प्रेरित होगा, है ना। इसे बोलते हैं सह संबंध का सिद्धांत। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें क्या है, बालक द्वारा अगर कोई काम स्वतंत्र ढंग से किया जाता है तो वह उसे ज़्यादा और बेहतर ढंग से करता है। अगर उसमें किसी की रोक टोक ना हो तो वो और भी ज़्यादा उसे बेहतर और ढंग से करता है। तो ऐसे कार्य में बालक की रचनात्मकता, जो उसके अंदर के गुण होते हैं रचनात्मक, है ना, वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, ये होता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। आगे चलते हैं, कहानी विधि। बालकों की रुचि, आवश्यकता, इच्छा को विषय वस्तु से जोड़ना या विषय वस्तु के माध्यम से प्रस्तुत करना कहानी कहलाता है। तो कहानी का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसमें बच्चे को बोलने की आदत का विकास करना होता है और विचारों की क्रमबद्ध शक्ति को बढ़ाना होता है कहानी विधि का उद्देश्य। इससे जो है इसमें जो है छात्रों को जो शिक्षक द्वारा महापुरुषों की, समाज सुधारकों की, लेखकों की या वैज्ञानिकों की कहानी सुनानी चाहिए, है ना। और कहानी के बीच बीच में प्रश्न भी करने चाहिए बच्चों से, और कहानी अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे जो है बोर हो जाते हैं, है ना। ये कहानी विधि की जो है विशेषता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मनोरंजन से परिपूर्ण यह विधि पर्यावरण अध्ययन को अधिक प्रभावशाली व रुचिपूर्ण बनाती है। पर्यावरण शिक्षण अधिगम में यह विधि सर्वाधिक उपयोगी है। इस विधि के द्वारा कोई भी ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। कहने का मतलब है इस विधि को, देखो जरा नीचे यहाँ, कहानी विधि द्वारा किसी भी नीरस व उबकाऊ विषयों को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। अगर कोई विषय नीरस है या उपकाऊ है तो उसे कहानी विधि से पढ़ाया जाए तो बच्चा उसमें रुचि लेके पढ़ेगा। कहानी विधि में व्यक्तिगत अनुभव शामिल होते हैं। व्यक्तिगत मतलब उसमें जो है कहानी में अपने खुद के अनुभव शामिल होते हैं जो बच्चों के लिए आगे जो बच्चों के लिए भविष्य में काम आने वाले होते हैं। कहानी विधि द्वारा बच्चों में उत्साह व रुचि का विकास होता है। कहानी विधि द्वारा बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण किया जा सकता है। कहानी विधि द्वारा बच्चों में सृजनशीलता एवं सौंदर्य बोध का विकास होता है। इस विधि में बच्चों को ज्ञान प्राप्ति के साथ मनोरंजन भी होता है। तो ध्यान रखना, ये कहानी विधि के सभी गुण है ना। कहानी विधि से बच्चों में उत्साह रुचि बनी रहती है ना। कहानी विधि द्वारा जो है बच्चों में का परिवेश जो समृद्ध चित्रण किया जा सकता है। और कहानी विधि द्वारा बच्चों में सृजनशीलता एवं सौंदर्य बोध का विकास होता है। सृजनशीलता से मतलब है बच्चे में जो नए विचार उत्पन्न होते हैं, बच्चे के मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं और वो एक चीज़ को ही कई तरह से हल करने की कोशिश करता है। ये होती है सृजनशीलता, या कुछ नए तरीके से किसी काम को नए तरीके से करने की कोशिश करता है, तो इसे को बोलते हैं सृजनशीलता। अब हमारी अगली है और शायद आखिरी है ये क्रियात्मक विधि, है ना। क्रियात्मक विधि, इस विधि में जो है ना, क्रियात्मक विधि में जो है छात्र करके सीखता है। तो इस विधि से छात्र को इस विधि से प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि इसमें छात्र खुद करके सीखता है। ठीक है, करके सीखने वाली गतिविधि आधारित विधि क्रियात्मक विधि होती है। क्रियात्मक विधि करके सीखने पर आधारित है। क्रियात्मक विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रहता है व क्रियाशील भी रहता है। क्रियात्मक विधि में बालक कार्य करके ज्ञान अर्जित करता है
और जिससे उसमें परस्पर अवलोकन, सहयोग जैसे कौशल का विकास होता है। तो क्रियात्मक विधि से इसमें क्वेश्चन बनता है कि क्रियात्मक विधि से बच्चे में कौन से कौशल का विकास होता है, तो ध्यान रखना इसमें परस्पर अवलोकन, सहयोग जैसे कौशलों का विकास होता है। क्रियात्मक विधि से विद्यार्थियों का ज्ञान स्थायी और सार्थक होता है। स्थायी से मतलब है क्रियात्मक विधि से जब बच्चा कुछ ज्ञान को हासिल करता है या कुछ चीज़ सीखता है ना, तो वो लंबे समय तक उसके जो मस्तिष्क में छपी रहती है, वो जल्दी से भूलता नहीं है उस चीज़ को। ठीक है। क्रियात्मक विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शन के रूप में होता है। क्रियात्मक विधि में शिक्षक जो है उनका मार्गदर्शन करता है, खाली उनसे मतलब उनका ज़्यादा उनके बीच में दखलंदाजी नहीं करता, उन्हें सिर्फ रास्ता दिखाने की कोशिश करता है और बाकी बच्चे खुद करके अपने आप ही सीखते हैं। इसको बोलते हैं क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि में शिक्षार्थियों से कई प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे विभिन्न रंगों के आवासों का मॉडल बनवाना, घर से विद्यालय के रास्ते का मानचित्र बनवाना, प्रदूषण से संबंधित चित्र बनवाना, पक्षियों के घोंसले का चित्र बनवाना आदि। इस तरह के रचनात्मक कार्य कराए जाते हैं क्रियात्मक विधि में। तो और क्रियात्मक विधि से जो है बच्चों का ज्ञान भी जो है वो स्थायी और सार्थक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे जो है मतलब बच्चे जब बच्चे खुद करके सीखते हैं ना, तो वे बच्चे जल्दी से भूलते नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक है। देखिए, अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आज की वीडियो यहाँ समाप्त हुई। धन्यवाद।